नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी का भोपाल में रोड शो, सागर और हरदा में 2 चुनावी जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। कन्नौज से भी उम्मीदवार बदल सकती है सपा, भतीजे तेज प्रताप की जगह खुद चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। पूर्णिया में तेजस्वी के सामने रोड शो रोककर लगाए गए पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे, बीमा भारती समर्थकों से झड़प। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन आज, 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, दांव पर लगी दिग्गजों की किस्मत। आज काशी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी के नामांकन से पहले करेंगे केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटी कंगना रनौत, जैसलमेर में होगा कंगना रनौत का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगी प्रचार। लोकसभा चुनाव को लेकर नवीन पटनायक ने भी कसी कमर, आज से प्रचार अभियान शुरू करेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश के 8 मतदान केंद्रों पर आज फिर हो रही वोटिंग, 19 अप्रैल को हुई हिंसा के चलते लिया फैसला। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, मनाली लेह मार्ग बहाल, सामान्य हालात होते ही वाहनों को मिलेगी अनुमति। हिजबुल्लाह का इजरायल पर आक्रामक हमला, एक साथ दागे 35 रॉकेट, हवाई हमले के बजने लगे सायरन। जलवायु परिवर्तन का एशियाई देशों पर असर, 2023 में हीट वेव से भारत में 2 माह के भीतर हुई 100 से अधिक मौतें, रिपोर्ट में खुलासा। चीन को दे रहे खुफिया जानकारी, संदेह में जर्मन EU सांसद का सहयोगी गिरफ्तार। ब्रिटिश संसद से रवांडा निर्वासन विधेयक को मंजूरी, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को मिली राहत। उत्तरी फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करते समय 5 लोगों की मौत, समुद्री तट पर मिले शव। MDH और एवरेस्ट के मसालों पर बैन, भारत सरकार ने मंगवाई रिपोर्ट। सोना चांदी खरीदने का सुनहरा मौका, गोल्ड 1450 रुपए और सिल्वर 2300 रुपए सस्ता हुआ। भारत के कृषि निर्यात में आई तगड़ी गिरावट, पिछले वित्त वर्ष में एग्रीकल्चर GDP भी लुढ़की। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 56 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और देशद्रोहियों के बीच मुठभेड़, सेना का एक जवान घायल। आज अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ में मुलाकात करेंगे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, दे सकते हैं बड़े निर्देश। भारत में बाजार नियामक सेबी ने अडानी घोटाले मामले में बड़ा खुलासा किया है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए 1 दर्जन ऑफशोर फंड प्रकटीकरण नियमों का और निवेश सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। दरअसल सेबी ने इस साल की शुरुआत में अडानी समूह के 1 दर्जन ऑफशोर इन्वेस्टर्स को उन पर लगे आरोपों को रेखांकित करते हुए नोटिस भेजा था और उनसे प्रकटीकरण उल्लंघन और निवेश सीमा के उल्लंघन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। हालांकि ऑफशोर फंड इन्वेस्टर्स व्यक्तिगत स्तर पर अडानी समूह की कंपनियों में अपने निवेश की रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सेबी समूह स्तर पर होल्डिंग का खुलासा चाहता था। बताया जा रहा है कि इनमें से 8 ऑफशोर फंड इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशकों ने दोष स्वीकार किए बिना ही जुर्माना देकर आरोपों का निपटान करने के लिए लिखित अनुरोध करते हुए सेबी से संपर्क किया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप सही हैं। अडानी ग्रुप के घोटाले को लेकर विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर है। मामले में जांच के लिए विपक्ष ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति JPC बनाने की भी मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी और अब इस खुलासे ने एक बार फिर विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। मामले में ट्वीट करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सेबी ने अब इस बात की पुष्टि की है कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए 1 दर्जन ऑफशोर फंडों ने डिस्क्लोजर नियमों और निवेश सीमा का उल्लंघन किया है। यह हिमशैल के सिरे की तरह है, जो अब दिख रहा है वो पूरे स्कैम का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। इसके साथ ही जयराम ने अपने बयान को लिखित रूप में साझा किया है। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आखिरकार सेबी ने अडानी महाघोटाले के प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान कर ली है। मोदी और गोदी मीडिया ने पिछले साल जिस क्लीन चिट का दावा किया था, हकीकत उससे कोसों दूर है। इसके साथ ही जयराम ने एक बार फिर JPC की मांग पर जोर देते हुए कहा
कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार में जेपीसी का गठन होगा। बहरहाल इस खुलासे ने मोदी सरकार और अडानी दोनों को ही मुश्किल में डाल दिया है। देश में लोकसभा चुनाव के बीच जहां बीजेपी और एनडीए गठबंधन 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं देश में एक ऐसी सीट भी है जहां से बीजेपी का जीतना लगभग नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 की प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भी एनडीए गठबंधन को यहां से जीत नहीं मिल पाई थी और ऐसा ही कुछ परिणाम 2019 में भी देखने को मिला था। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिए हमेशा से परेशान करने वाली इस सीट का नाम किशनगंज लोकसभा सीट है, लेकिन इस बार यानी 2024 के चुनावों की बात की जाए तो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर यहाँ बड़ा रोचक और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वैसे तो कांग्रेस के लिए ये सीट आसान रहती, लेकिन इस बार यहाँ से फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने प्रत्याशी अख्तरुल ईमान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उनके साथ ही जेडीयू से मुजाहिद आलम और कांग्रेस से पिछली बार के सांसद जावेद आजाद मैदान में हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर इस बार ओवैसी की पार्टी की एंट्री नहीं होती तो कांग्रेस के लिए जीत की राह काफी आसान हो सकती थी। वहीं अगर इस सीट का सियासी गणित समझा जाए तो किशनगंज लोकसभा सीट में 16 लाख वोटर हैं। इसमें 68% मुस्लिम वोटर हैं, हिंदू करीब 31% हैं और अन्य 0.34% है। किशनगंज लोकसभा सीट परंपरागत रूप से विपक्षी दल खासकर कांग्रेस की सीट रही है। यहाँ 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। फिलहाल यहाँ से कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद सांसद हैं, वे CWC के मेंबर भी हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि मुस्लिम बहुल किशनगंज सीट में अभी तक सिर्फ एक बार 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लखनलाल कपूर को गैर मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में जीत मिली थी। वे इस सीट से जीतने वाले एकमात्र गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किशनगंज सीट के क्या परिणाम होते हैं। लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद के सामने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार कंफर्म कर दिया है। लंबे समय से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे डॉक्टर अंशुल अभिजीत के नाम पर हो रही चर्चा पर अब मुहर लग गई है और कांग्रेस ने पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस इस बार बिहार में महागठबंधन के तहत कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें कि अब पटना साहिब से पार्टी को काफी उम्मीदें भी हैं। वहीं अगर अंशुल अभिजीत की बात की जाए तो उन्होंने कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। इससे पहले उन्हें कांग्रेस ने पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। इसके बाद अब पार्टी ने उनको पटना साहिब से अपना प्रत्याशी बना दिया है। गौरतलब है कि अंशुल की मां मीरा कुमार कांग्रेस की मनमोहन सरकार में लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं। मीरा कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। फिलहाल मीरा कुमार उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण सक्रिय राजनीति से किनारा कर चुकी हैं। उनकी मां मीरा कुमार 5 बार सांसद चुनी जाने वाली बिहार की एकमात्र महिला है। सासाराम से पहले मीरा कुमार 2 बार दिल्ली में करोलबाग और 1 बार उत्तर प्रदेश में बिजनौर से सांसद रह चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सियासी गलियारों में चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस नेता मीरा कुमार और उनके बेटे अंशुल अभिजीत कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और साथ ही कहा जा रहा था कि बीजेपी में वे शामिल हो सकते हैं। हालांकि खुद अंशुल ने इस बात का खंडन किया था और अब उन्हें पटना साहिब से उम्मीदवार बना दिया गया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर आखिर क्या परिणाम होते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार यानी कि 23 अप्रैल को कहा कि जजों को गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे न्यायपालिका की छवि खराब हो। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ एक सिविल जज को दोबारा नियुक्ति देने से मना कर दिया। 52 साल के अनिरुद्ध पाठक नाम के जज को कई बार नशे की हालत में कोर्ट आने और गलत व्यवहार करने के कारण महाराष्ट्र सरकार के कानून और न्यायपालिका विभाग ने जनवरी 2022 में पद से हटा दिया था। नंदुरबार के प्रिंसिपल जज और सेशंस जज की रिपोर्ट पर ये आदेश पारित किया गया। पाठक ने कानून और न्यायपालिका विभाग के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस A.S. चांदुरकर और J.S. जैन की डिवीजन बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि जज को हटाने का आदेश गलत मंशा से या बिना सोचे विचारे दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा
ये सामान्य तौर पर माना जाता है कि जज और न्यायपालिका के अधिकारी गरिमापूर्ण बर्ताव करेंगे और ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे न्यायपालिका की छवि खराब हो या जो न्यायपालिका से जुड़े किसी अधिकारी के लिए ठीक ना हो। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर न्यायपालिका से जुड़ा कोई सदस्य गलत व्यवहार करेगा तो कोर्ट उसे कोई राहत नहीं दे पाएगा। जज अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय राष्ट्र की न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे सबसे ऊंचे स्तर का व्यवहार करेंगे। बता दें, पाठक को मार्च 2010 में जूनियर डिवीजन में सिविल जज के तौर पर अपॉइंट किया गया था और पद से बर्खास्त किए जाने तक कई जिलों में उनकी पोस्टिंग रही थी। जब वे नंदुरबार में शहादा कोर्ट में जज के तौर पर पोस्टेड थे तो उनके खिलाफ कई शिकायतें की गई, जैसे कि वे कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सही आचरण नहीं रखते थे, समय पर कोर्ट नहीं आते थे और कई बार शराब के नशे में धुत होकर कोर्ट आते थे। कोर्ट ने कहा कि हमें कोई कारण नजर नहीं आता है कि हम कानून और न्यायपालिका विभाग के आदेश में दखल दें। ऐसा इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता उस वक्त ऐसा पद संभाले हुए था जिसे बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है। अगर डिसिप्लिनरी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि याचिकाकर्ता को पद से हटा देना चाहिए तो इसे गलत भावना से लिया गया फैसला नहीं कह सकते। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।